हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, अब आपकी डिमांड पर मैं टॉपिक लेके आ चुका हूं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आप में से काफी स्टूडेंट्स की कमेंट के माध्यम से डिमांड आ रही थी, बोले सर इस टॉपिक को सबसे पहले लिया जाए, एलडीसी के एग्जाम से पहले पहले इसको लिया जाए, ताकि एलडीसी के अंदर इसमें कम से कम जो 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो आपके राइट हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस टॉपिक के दोनों वीडियोज, ये और इसके बाद आने वाला, जिसमें आज अपन इस वीडियो के अंदर इसके कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो के अंदर एमसीक्यूज को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, अगर दोनों वीडियोस को आप प्रॉपर्ली देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में आने वाले 2 क्वेश्चन या उससे ऊपर नीचे वो आपके क्वेश्चन 100% राइट होने वाले हैं। ठीक है। और पिछले वीडियोस के अंदर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कमेंट के माध्यम से, इसलिए मैं प्रेरित हूं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट देने को लेकर के। तो प्यारे साथियों, अपना आज का टॉपिक होने वाला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर अपन माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने वाले हैं। भले आप में से वे लोग जिनका आर्ट बैकग्राउंड है, जिन्होंने इस टॉपिक को तसल्ली से नहीं पढ़ा ना उनको आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाले जो एलडीसी के एग्जाम में या फिर सीईटी में भी ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद आपके लिए जो एक विशेष सूचना, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, क्वालिटी एजुकेशन जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है, वाकई इसका कंटेंट भी क्वालिटी वाला है। आप भले वीडियो कोर्स के माध्यम से देखो या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखो पूरे राजस्थान के अंदर क्वालिटी एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। ठीक है। अच्छा, आप अगर क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको सभी एग्जाम्स के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वीडियो कोर्स भी मिल जाएंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स भी मिल जाएंगे, और सभी जो एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और फ्री टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड करें और वहां जाकर के इन सब चीजों का फायदा उठाएं। अच्छा, दूसरी बात कि आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन से कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या फिर कोई वीडियो कोर्स खरीदते हैं, वहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से 10% डिस्काउंट की पेशकश होती है। अच्छा, अगर आप मेरा जो कूपन कोड है PD10, अगर कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदते समय कूपन कोड PD10 का उपयोग करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जरूर फायदा उठाएं। आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदो या कोर्स खरीदो, आप कूपन कोड PD10 आप जरूर लगाएं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से मैथ्स का कोर्स है, वो भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, तकरीबन 160 से ऊपर वीडियोज हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो कोर्स के माध्यम से आप मैथ्स पढ़ते हैं तो गारंटी है कि मैथ्स आपकी सुपर सॉलिड हो जाएगी। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड और मीडियन। और कमेंट के माध्यम से जैसा पिछले सारे वीडियोस में आपका रेस्पॉन्स रहा है, ऐसा ही रेस्पॉन्स आप बनाए रखें। आपके लिए हम वो कंटेंट लेके आएंगे जो वाकई आपके जीवन से मैथ्स की समस्या को हटा देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। प्यारे साथियों, तो अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक जो टॉपिक है, ये सांख्यिकी का हिस्सा है। देखिए, सांख्यिकी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैथ्स का एक पार्ट है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। तो सांख्यिकी क्या करता है कि जो आंकिक का मतलब है कि अंकों के रूप में आंकिक जो आंकड़े होते हैं उनका साइंटिफिक ढंग से एनालिसिस करता है, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। तो मीन, मोड, मीडियन है वो सांख्यिकी के अंदर अपन पढ़ते हैं। सांख्यिकी जो है वो संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण करने के काम आता है, और वहां पे मेनली आंकड़ों पर बात होती है, और वो भी कैसे आंकड़े, आंकिक आंकड़े, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा। ओके, तो आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सांख्यिकी के रूप में, सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों के रूप में काम में आती है। ठीक है, जैसे एक कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी हैं जिनके अंक है, एक बच्चे के अंक के 5, एक के 7 अंक, एक के 8 अंक, एक के 3 नंबर आए, एक के, ठीक है, जैसे मान लो 9 नंबर आए, एक बच्चे के 10 में से 10 आए, एक के 5 आए, ऐसे करके ये इन बच्चों के नंबर है। तो ये सारे आंकड़े हैं, क्या है, डेटा है। अब इन डेटाओं के बारे में
और फर्दर इंफॉर्मेशन कि उस कक्षा के जो बच्चे हैं उनका एवरेज औसत अंक क्या है, इस प्रकार की चीजें। माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, वो सारी चीजें अपन आगे इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज है, देखो सांख्यिकी पढ़े, माध्य का बहुलक पढ़े, उससे पढ़ने से पहले अपन को यह जानना जरूरी है कि आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ज्यादा थ्योरेटिकल अपन इसमें जाने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो ध्यान देवें, आंकड़े मूलतः कलेक्शन के आधार पे, संग्रह करने के आधार पे दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे प्राथमिक आंकड़े, ध्यान देना, प्राथमिक आंकड़े, और एक होंगे द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, जिसको बोलते हैं, ये तो है प्राइमरी डेटा और ये है सेकेंडरी डेटा। अच्छा, संग्रह करने के आधार पर, डेटा को कलेक्ट करने के आधार पर, आंकड़ों का संग्रह करने के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं कि अगर आपको कोई एनालिसिस करना है तो आप अगर सारे आंकड़ों को नए सिरे से संग्रहित करते हैं तो वो आपके लिए प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि आपको एक कक्षा का रिकॉर्ड जानना है कि वो कक्षा के सारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं या कितने कमजोर हैं, तो आप प्राथमिक डेटा वहां से कैसे ले सकते हैं? आप कक्षा में जाइए, बच्चों का टेस्ट लीजिए, और आपको जो डेटा मिलेंगे, बच्चों के जो नंबर आएंगे, वो आपके लिए प्राथमिक आंकड़े रहेंगे। फिर उन अंकों के माध्यम से, वो जो नंबर आए हैं उनके माध्यम से आप उनका औसत निकाल दीजिए। आपको पूरी कक्षा का औसत पता चल जाएगा कि कक्षा एवरेज है या इंटेलिजेंट की श्रेणी में है या कमजोर बच्चों की श्रेणी के अंदर है। इसी प्रकार से वे आंकड़े जो आप अपने अनुसंधान के लिए पहली बार प्रयोग, अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए आप खुद अगर संग्रह करते हैं उनका, तो वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जिस भी स्कूल या इंस्टीट्यूट के अंदर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके कार्यालय में जाकर के पिछले हुए टेस्ट के अगर डेटा मांग लेते हैं, उनको देख करके भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये बच्चे टॉपर की, मतलब इंटेलिजेंट की श्रेणी में है या कमजोर वर्ग की श्रेणी में है। तो ऑलरेडी संग्रहित किए हुए आंकड़ों को आप अपने प्रयोग में लाते हैं, तो वे आंकड़े आपके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बड़ी सिंपल बात है, थ्योरेटिकल ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो संग्रह के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और फिर आंकड़ों का प्रॉपर विश्लेषण और वो बातें अपन शुरू करते हैं। ध्यान देना, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। इसके माध्यम से न केवल आंकड़े बल्कि उनका बारंबारता बंटन, बहुत कुछ आपका क्लियर होने वाला है। देखिए, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 5 4 4 5 2 3 1 5 2 1 है। उक्त आंकड़ों का बारंबारता बंटन बनाओ। ठीक है, इनको बोलते हैं कच्चे आंकड़े, रॉ डेटा। कच्चे आंकड़े कैसे कि आपने सीधा एग्जाम लिया है, बच्चों का टेस्ट लिया है, 10 बच्चे हैं और उस टेस्ट में उन बच्चों के जो नंबर आए हैं वो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है? बारंबारता बंटन बनाना है। सुनो, अब यहां से आपकी समझने लायक बातें शुरू हो रही हैं और ढंग से ध्यान देना। जैसा कि मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा, पहले कुछ इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लें, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अपन देखने वाले हैं बारंबारता। इन शब्दों का महत्व भी आप समझें, बारंबारता बंटन। अच्छा, बारंबारता का मतलब है कि वो कितनी बार आया है। बारंबारता का मतलब है फ्रीक्वेंसी, बंटन यानी बंटवारा। कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, इस आधार पे उनका बंटवारा करना बारंबारता बंटन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो अब अपन को क्या करना है कि ये जो डेटा दे रखे हैं, इन डेटों का बारंबारता बंटन बनाना है। अच्छा, बारंबारता बंटन बनाना अपन सीखते हैं, उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे कि आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कैसे लिया जाता है। ओके, चलिए, तो प्यारे साथियों, अगर मैं यहां पे बात करूं कि बारंबारता बंटन कैसे बनाते हैं, देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अपन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, तो इसको भी आप समझ लो। 10 मिनट की बात है, उसके बाद में जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, अब यहां पे मैं लिखूंगा प्राप्तांक। अपन क्या करने जा रहे हैं? अपन बारंबारता बंटन का सारणी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्राप्तांक के बाद में एक चीज होती है मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। ओके, मिलान चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं टैली मार्क। क्या बोलते हैं? टैली मार्क। ठीक है, अच्छा, ये है प्राप्तांक जिसको अपन x से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है बारंबारता। देखिए इधर, बारंबारता यानी वो कितनी बार आया है, अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज, अब सुनिए, यहां पे अगर बच्चों के प्राप्तांक देखें तो किसी बच्चे के 5 आए हैं, किसी के 4, किसी के 2, किसी के
तीन, किसी के एक, ऐसे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि हम यहां पे इस प्रकार से लिखेंगे कि हमारी कक्षा के अंदर 1 अंक पाने वाले बच्चे भी हैं, 2 अंक पाने वाले बच्चे भी हैं, बच्चों के 3-3 अंक भी आए हैं, 4 अंक पाने वाले बच्चे भी हैं और 5 अंक पाने वाले बच्चे भी हैं। भले ही आपको ये यहां तक आता है, यानी बारंबारता बंटन आपको बनाना आता है, कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू देखते जाएं। आपके लायक जो एमसीक्यूज टाइप का कॉन्सेप्ट है वो भी आगे आने वाला है, लेकिन वे लोग जिनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक में कुछ नहीं आता, मैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूं, तो सारी चीजें प्रॉपरली समझना क्रमबद्ध तरीके से बहुत आवश्यक है। अब सुनो, अगर अपन ये जो कच्चे आंकड़े हैं अपने पास रॉ डेटा है, इसका अपन बारंबारता बंटन बनाने जा रहे हैं, तो बताइए मुझे, पहला कॉलम अपना क्या है, प्राप्तांक का, सेकंड कॉलम है मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क का, और फिर है बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। ओके, प्रॉपर वे में क्रमबद्ध तरीके से अपन इसको समझेंगे। अब बताओ मुझे कि इस एग्जाम के अंदर 1 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो देख लीजिए 1 नंबर पाने वाला बच्चा 1 और 1 2 है। ओके, तब हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लाइन खींच लेंगे। ध्यान रहे, टैली मार्क इसी प्रकार से लगाया जाता है, जैसे 2 लाइन खींच दी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 2 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 2 अंक वाले, देखो एक तो बच्चा ये है 2 अंक पाने वाला और एक ही है। 2 अंक पाने वाले बच्चे भी कितने हैं, 2, तो यहां पे आप 2 इस प्रकार से खड़ी लाइन खींच सकते हैं। अगर 3 अंक पाने वाले बच्चों की बात करें, तो 3 अंक पाने वाले एक बच्चा, इसके 3 अंक आए, ओके, तो एक ही बच्चा है, तो मैं 3 के आगे टैली मार्क लगाऊंगा 1 ओनली। 4 अंक पाने वाले बच्चों की अगर अपन बात करें, तो 4 नंबर, एक तो इसके आए हैं, एक इसके 4 नंबर आए हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिनके 4 नंबर आए हैं, यानी टैली मार्क की जगह अपन 2 लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से 5-5 अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं, तो आपको पता है कि 5 अंक पाने वाला बच्चा 1, 2 और 3 बच्चे हैं जिनके 5-5 अंक आए हैं, तो 5 अंक लाने वाले बच्चों के सामने टैली मार्क के रूप में मैं 3 लाइनें खींचूंगा। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, ये तो प्राप्तांक है, ये इनके टैली मार्क है, ठीक है, टीएम। अच्छा, 1 अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं, 2, तो 1 अंक पाने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 अंक पाने वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी है 2, 3 अंक पाने वाला केवल 1 बच्चा है, 4 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2, और 5 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 3। इसको बोलते हैं बारंबारता, यानी कोई आंकड़ा कितनी बार आया है, 1 अंक 2 बार आया है, 2 अंक यानी दो जो नंबर है बच्चों के, 2 जो प्राप्तांक है वो 2 बार आए हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं, 3 अंक लाने वाला 1 बच्चा है, 4 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, और 5 में से 5 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन। ओके, चलिए अब उसके बाद में सुनना, एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो है आपकी बारंबारता, समझो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं, ये तो बारंबारता है, लेकिन यहां पे रहेगा संचयी बारंबारता। देखिए क्या रहेगा, संचयी बारंबारता, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ। ये समझना बहुत तसल्ली से ध्यान देना, है ना, ठीक है। 1 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2। अब संचयी बारंबारता होती क्या है वो ध्यान देना आप यहां पे, ठीक है। चलिए, अब 2 अंक अथवा उससे कम अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं, 2 और जुड़ गए, 2 + 2 4। सुनना वापस, 4 बच्चे कैसे हैं, 4 बच्चे वो हैं जिनके या तो 2 अंक आए हैं या फिर 2 से कम आए, ठीक है। अगली बारंबारता इसमें जोड़ो, 4 + 1 कितना हो गया, 5। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो 3 अंक आए हैं या 3 से कम अंक आए हैं, 3 अथवा 3 से कम अंक पाने वाले 5 बच्चे हैं। सुनना, एक छोटे से आंकड़े थे, देखो टेबुलेशन इतना बड़ा बन रहा है, समझना इन सारी चीजों को। देखो 5, फिर अगली बारंबारता जोड़ो, ओके, 5 में क्या जोड़ेंगे, ये 2, कितने हो गए, 7 बच्चे। 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो 4 अंक है अथवा 4 से कम अंक है। इसी प्रकार से 7 और 3 बच्चे और है, 7 + 3। अब सुनो, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके या तो 5 अंक आए हैं या 5 से कम अंक आए हैं, तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। यस सुनो, संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 अथवा उससे कम अंक आए, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 अथवा उससे कम अंक आए, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 अथवा उससे कम अंक आए, और 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 अंक या उससे कम आए, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 अंक अथवा उससे कम अंक आए।
ओके, चलिए इस सी एफ के बाद में मैं यहां पे क्या लिखता हूं, देखो सुनो मैं यही लिख देता हूं, सांख्यिकी के अंदर एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है योग यानी सम कर देना। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं कि सिग्मा एफ, ओके, सिग्मा का मतलब है योग, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का योग। अब बताओ ये जो फ्रीक्वेंसी का योग करोगे 2 2 4 1 5 6 7 8 9 और 10, ओके, सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का योग, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 10। अब यहां पे एक चीज समझे आप कि सिग्मा एफ और अंतिम सी एफ, ध्यान देवें, सिग्मा एफ और लास्ट सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी अपन क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जोड़ते चल रहे हैं और लास्ट में कंप्लीट फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगी। और सिग्मा एफ भी क्या है? फ्रीक्वेंसी का योग ही तो है। ओके, तो अपने पास एक छोटे से 10 विद्यार्थियों के आंकड़े थे, 10 विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक थे, जिसके माध्यम से हमने एक इस प्रकार से बारंबारता बंटन तैयार कर दिया, जिसके कॉलम ये तो प्राप्तांक है, ये मिलान चिन्ह है, ये बारंबारता है और ये संचयी बारंबारता है। सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं, आगे अपन देखेंगे। तो बारंबारता बंटन करना आप अब तक समझ गए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, भाई ये समझ में आएगा तभी तो आपको पता चलेगा, जब ऑलरेडी जो बारंबारता बंटन दे रखा होगा उसको पढ़ना कैसे है, करना कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहां पे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि यहाँ पे 5 ही नंबर थे, या तो बच्चा लाएगा 1 नंबर, या बच्चा प्राप्त करेगा 2 नंबर, या बच्चा लेके आएगा 3 4 या 5, इससे लाएगा। ओके, अब यहां पे देखिए इस एग्जाम्पल को बहुत तसल्ली से ध्यान देवें। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है। 20 बच्चे हैं जिनके प्राप्तांक 15 8 14 ये करते करते 23 20 इस प्रकार से, ये 20 बच्चों के अंक हैं। ठीक है, ओके, उपरोक्त आंकड़ों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। अब यहां पे देखो, सुनो, अभी तक अपन ने क्या देखा था? बारंबारता बंटन, यानी बारंबारता के आधार पे कौन कितनी बार आया है उसके आधार पे बंटवारा करना अपन ने सीख लिया। अब यहां पे एक नया शब्द जुड़ा है, वर्गीकृत। ठीक है, यानी क्लासिफाइड, यहां पे वर्ग बनाने आपको, वर्ग के आधार पे। रीजन क्या है? अब सुनो, आप अपने क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन समझ लो, बस ये 2 ही एग्जांपल है, उसके बाद में डायरेक्टली अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक काम करना पड़ेगा, अब यहां पे जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों के देखना। ओके, ध्यान देना, ये बारंबारता बंटन बनाना आपको आना चाहिए। यहां पे मैं लिखूंगा वर्ग, क्या लिखूंगा? वर्ग यानी कि क्लास। ओके, वर्ग। यहां पे वर्ग बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चे के कम से कम नंबर आ रहे हैं 3। देखो बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं, ये पूरे ग्रुप के अंदर एक बच्चा है जो सबसे कमजोर है, केवल 3 अंक आए हैं, और सबसे टॉप नंबर अंक किसके आ रहे हैं? तो देख लो, ये शायद 42 है ना। ओके, इसका मतलब यहां पे उस एग्जाम, जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के अंकों की बात करें तो वो मैक्सिमम 50 अंक तक का पेपर है। किसी बच्चे के 3 नंबर ही आए, किसी के 42 नंबर आए। तो इस प्रकार से अंकों की, प्राप्तांकों की वैरायटी बहुत ज्यादा है। जब वैरायटी बहुत ज्यादा है तब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते 1 नंबर लाने वाले बच्चे, 2 नंबर लाने वाले बच्चे, 3 नंबर लाने वाले बच्चे, ऐसे करते करते तो फिर 50 बन जाएंगे, 50 नंबर लाने वाले बच्चे। तो जब डेटा बहुत ज्यादा हो, आंकड़े बहुत ज्यादा हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि आंकड़ों का परास बहुत ज्यादा हो। अब आप कहोगे सर ये परास क्या होता है, वो मैं भी समझाता हूं। देखो, जब आंकड़ों का परास बहुत ज्यादा हो, यानी कि आंकड़ों की रेंज बहुत ज्यादा हो, यानी कि आंकड़ों की वैरायटी बहुत ज्यादा हो, उस समय यहां पे सिंपल बारंबारता बंटन काम नहीं देता, वहां पे वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन कैसे बना सकता हूं? मैं ये कह दूं कि 0 से 10 तक अंक लाने वाले बच्चे, 10 से 20 तक अंक लाने वाले बच्चे, और 20 से 30 तक अंक लाने वाले बच्चे, और 30 से 40 तक अंक लाने वाले बच्चे, और फिर 40 से 50 अंक लाने वाले बच्चे। ओके, अब ये वर्ग बनने की वजह से काफी सहूलियत हो गई, मामला काफी कम में फ्री हो जाएगा, वरना तो मामला बहुत बढ़ जाता। यस सुनो, ठीक है, अब सुनना। तो अब अपने वर्ग बना दिए, इसको बोलते हैं वर्ग, क्लास। वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाने जा रहे हैं। ओके,
अब यहां पे एक दो शब्द आप नहीं सुने। ओके, एक तो परास। परास का मतलब परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। मैं यहां पर लिख देता हूं, परास यानी कि रेंज। परास, ओके, परास यानी कि रेंज। अगर मैं रेंज की बात करूं तो आपको क्या करना है, आंकड़ों की रेंज, सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा, उसका जो अंतर है ना, उसको रेंज बोलते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 42। तो सबसे बड़ा जो चर है वो है 42, और सबसे छोटा जो चर है यानी 3, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 3। तो इसका परास कितना आ जाएगा, इसमें से 3 घटा दो, 39। तो उक्त आंकड़ों का परास 39 है। अब आप परास तो समझ गए। ओके, अब समझना, ये है आपका वर्ग। अच्छा, वर्ग की फिर ये तो सारी इधर वाली जो है, ये तो सारी निम्न सीमाएं, जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। हर वर्ग की अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। पहले वर्ग की लोअर लिमिट 0 है और पहले वर्ग की अपर लिमिट 10 है। इसी प्रकार से लास्ट वाले वर्ग की लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट क्या है, यानी ऊपरी सीमा है 40। अच्छा, एक शब्द और आता है वर्गांतर। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा तो पता चल गई, अब एक आता है वर्गांतर। देखिए, वर्गांतर का मतलब है कि जो वर्ग हैं उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच गैप कितना है। तो यहां पे 10-10 का गैप है ना। ओके, क्या करोगे, कोई सा भी वर्ग उठा लो, उसकी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा लो। 30 में से 20 चला गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि यहां पे वर्गांतर कितना है, 10। ओके, ध्यान देवें। अब यहां पे आंकड़ों का जो परास है, परास तो आया है 41 नहीं 39, और यहां पे वर्गांतर जो है, जो हमने वर्ग बनाए हैं, उस वर्ग के बीच गैप कितना है, 10-10 का गैप है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब प्यारे साथियों सुनो, ठीक है, केवल वर्ग बनाने से काम नहीं चलेगा। ओके, अब इसमें आगे अपन को बढ़ना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके, बारंबारता सीधी, टैली मार्क लिखने की अब आवश्यकता नहीं है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी। एक बात बताओ, सुनो, 0 से 10 तक अंक लाने वाले बच्चे, अच्छा इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर 10 अंक लाने वाला है ना, तो वो अगले वर्ग में शामिल होगा, और अगले वर्ग के अंदर कोई बच्चा अगर 20 अंक लेके आया है तो वो उससे अगले वर्ग में शामिल होगा। वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उसके बराबर अंक लाता है तो वो अगले वर्ग में चला जाता है। ठीक है, चलिए, 0 से 10 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप देख लीजिए, 0 से 10 अंक लाने वाले, एक तो 8 नंबर वाला एक, और एक 2, और एक 3 नंबर लाने वाला 4, और एक 8 नंबर लाने वाला 5 5। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5। चेक कर लेना है ना, हो सकता है थोड़ा सा कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान देना। 5, ओके। अब 10 से 20 अंक लाने वाले, चेक करो, 10 से 20 अंक लाने वाले, अच्छा ये 10 और 20 के बीच में है, बिल्कुल, 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5। ओके, 5 हो गए। अब आप कहोगे 5 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से लगा के 20 तक अंक लाते हैं। आप कहोगे ये 20 जो है ये अगले वर्ग में शामिल होगा। क्यों, क्योंकि जिस वर्ग की पर बात कर रहे हैं 10 से 20, उसकी तो ऊपरी सीमा है 20 अंक, तो 20 को इसमें शामिल ना करके अगले वर्ग में शामिल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले वर्ग के लिए, यानी कि 20 से 30 अंक लाने वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, 20 से 30, तो एक तो ये हो गया, और एक ये 21 वाला, और ये 22 वाला, कितना हो गया, 1 2 3, और एक ये 4, और एक ये 5, और एक ये 6। तो यहां पे आ जाएगा 6। यह सुनो, 6 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 अंक लाने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में 30 से 40 वाले बच्चे कितने, तो 30 से 40 वाले बच्चे, एक तो ये, और एक ये 2 2, ओके, और एक ये 3। ठीक है, 3 बच्चे हैं। ओके, अब ध्यान देना, 40 से 50 वाले बच्चे कितने, 40 से ऊपर और 50 से कम, 1
और ओके, अपन ने ये गलत ले लिया था, यहां पे रहेगा, ध्यान देना, यहां पे 2 ही हैं, 42 इसमें थोड़ी आएगा, 2 ही हैं, ठीक है। और 40 से 50 वाले में कितने हैं, एक तो ये, एक और एक ये, 2, ठीक है, जो 40 से 50 के बीच में है, और तो कोई नहीं है, बिल्कुल। चलिए भाई, यहां पे अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, ओके, ये चेक कर लेना और भी, ठीक है, आप लोग बस केवल कॉन्सेप्ट समझना है। ये आपका 4 है और ये आपका 3 है ना, ठीक है, ये 3 है, ओके, और ये 2 है, हाँ जी। तो 0 से देखो 10 से कम और 0 तक अंक लाने वाले 4 बच्चे हैं, 20 से कम और 10 तक अंक लाने वाले 5 बच्चे हैं, 30 से कम परंतु 20 तक अंक लाने वाले 6 बच्चे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब यहां पे देखो, हमेशा अगर मैं सिग्मा एफ करूं, फ्रीक्वेंसी का योग करूं, तो 4 5 9 6 15 और 3 18 2 20, सिग्मा एफ कितना आ गया 20। यानी अपन को पता भी है कि टोटल बच्चों की संख्या वैसे भी कितनी है, 20 है, 20 विद्यार्थी हैं, सिग्मा एफ आपका 20 आना चाहिए। अब यहां पे अपन क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता पता करते हैं, संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ, ओके, सी एफ, ओके। अगर सी एफ की बात करें तो फर्स्ट सी एफ क्या है 4, फिर 4 + 5 तो हो गया 9, फिर 9 + 6 तो हो गया 15, प्लस 15 + 3 करेंगे तो 18 एंड +2 देन 20। तो लास्ट जो सी एफ है, ध्यान देवें, अंतिम जो सी एफ है वो और सिग्मा एफ हमेशा बराबर होगा, अंतिम सी एफ और सिग्मा एफ हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जस्ट आपको यहां पे ये पता चला कि जो कच्चे आंकड़े दे रखे होते हैं उनका बारंबारता बंटन कैसे करते हैं, बारंबारता के आधार पर बांटते कैसे हैं। तब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आंकड़ों का परास अगर कम हो, यानी आंकड़े कम हो वैरायटी में, अगर यहां पे आंकड़ों के परास की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे के नंबर आए 5 और कम से कम नंबर आए 1, तो इसका परास केवल 4 है, यह सुनो, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, परास कम है तब तो प्रत्येक अंक को वैरायटी बना सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, छोटा सा एक टेबल बन जाएगा। ये का ये अगर आंकड़ों का परास बहुत ज्यादा हो, ठीक है, देखिए आंकड़ों का परास, आंकड़े बहुत ज्यादा हो यानी आंकड़ों का परास बहुत ज्यादा हो, उस कंडीशन में वर्ग बनाने जरूरी होते हैं, ओके। तो यहां अपन ने वर्ग बनाए जिनकी ये बारंबारता और जिनकी संचयी बारंबारता, ठीक है। ये बारंबारता बंटन बनने के बाद में, उसके बाद में अपन समझने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ठीक है, ओके। सुनना, अब अपन समझेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान देवें, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है, इस बात को आप समझें। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू। जैसे एक कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 4 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 1 नंबर, किसी के 3 नंबर और ऐसे, ये सुनो टोटल 10 बच्चे हैं। तो अब अपन कैसे पता करें कि इस कक्षा की परफॉर्मेंस कैसी है, इस कक्षा की परफॉर्मेंस कैसी है, ये पता कैसे करें। तो अपन क्या करेंगे, ये जितने भी बच्चे हैं इनके अंकों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप लेंगे। आप कहोगे सर एक काम करो, औसत ले लो ना इनका, हाँ बिल्कुल, औसत एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वो माप है जो दिए गए सभी आंकड़ों के संदर्भ में आपको सूचना देता हो। तो मैं क्या करूंगा, औसत निकाल दूंगा, पूरी कक्षा का औसत, यानी सभी अंकों को जोड़ के 10, जो विद्यार्थी कितने 10 का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। मान लो औसत आ गया 3 पॉइंट, मान लो औसत आ गया 4, तो अपन को पता चला कि इस कक्षा के एवरेज मार्क्स कितने हैं 4, तो ये 4 क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वो माप है जो दिए गए समस्त आंकड़ों के संदर्भ में अपन को सूचना देता हो, या फिर दिए गए समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अपन फिर पढ़ेंगे आगे, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है
गणितीय माप, और एक होता है, देखना, स्थैतिक माप। ओके, इसको तो बोलते हैं मैथमेटिकल मीन। ओके, मैथमेटिकल मीन, और इसको बोलते हैं पोजिशनल मीन। स्थैतिक, पोजिशन के आधार पे, स्थिति के आधार पे माप। ओके, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का गणितीय माप होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है समांतर माध्य, जो अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य। ठीक है, ओके, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अच्छा, दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, जिसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हरात्मक माध्य, जिसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। ओके, ये तो मैथमेटिकली होते हैं, मैथमेटिकल तरीके से इनको ज्ञात किया जाता है। स्थैतिक नाम से स्पष्ट है, स्थिति धन इक। देखो ये कैसे बना, स्थिति धन इक, स्थैतिक। अब सुनना, स्थिति के आधार पे, पोजीशन के आधार पे जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो स्थैतिक कहलाता है, जिसके अंदर एक तो होता है माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका, जिसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, मीडियन। देखो माध्यिका क्या होता है कि जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही अवरोही क्रम में बिठा के ठीक बीच का वैल्यू पकड़ लो। तो ठीक बीच की पोजीशन को पकड़ना, ठीक बीच की स्थिति, ठीक बीच के आंकड़े को लेना माध्यिका कहलाता है। तो ये स्थिति के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ? सबको आरोही अवरोही क्रम में बिठा के बीच का आंकड़ा लोगे तो ये बीच की स्थिति होगी, तो इसको स्थैतिक माप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बहुलक। बहुलक, बहुलक का मतलब है मोड। ठीक है, जो आंकड़ा बहुत बार यानी सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखना, अगर यहां पे 5 नंबर सबसे अधिक बार आए हैं 3 बार, तो ये 5 आपका बहुलक हो गया। तो ये भी एक प्रकार के स्थिति के आधार पर ही तो है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वो आपका बहुलक है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों अब यहां पे अपन समझते हैं, अपन स्पेशली पढ़ने वाले हैं एक तो समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और एक अपन पढ़ने वाले हैं माध्यिका और एक बहुलक। तो क्या हो गया? माध्य, माध्यिका और बहुलक। अच्छा, ये सब है क्या? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। कोई भी आंकड़े दे रखे हैं, उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उन आंकड़ों के संदर्भ में सूचना देने का ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले प्यारे साथियों अपन पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य। अब इसको बहुत तसल्ली से आप समझ लें, समांतर माध्य, या तो मैं इसको समांतर माध्य बोलूं या दूसरे शब्दों में मैं इसको औसत भी बोल सकता हूं। ओके, जिसको मीन बोलते हैं, मीन। ओके, और इसको इस प्रकार से x बार से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए, अब आपको पता है कि समांतर माध्य लाते कैसे हैं। समांतर माध्य का सीधा अर्थ है औसत। तो समांतर माध्य हमेशा क्या हो जाएगा, देख लो आप, मैं लिख लेता हूं, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको क्या तो एफ एक्स क्या सिग्मा एफ, मैं आपको समझाता हूं। भाई औसत निकालने का सीधा मतलब है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ऐसी तो औसत निकलता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब सुनना, आप इसको देखो। ठीक है, सुनना, मैं यहां पे सिग्मा एफ एक्स लेता हूं। एक बात बताना,
ओके। एक अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। देख लीजिए, एक अंक लाने वाले 2 बच्चे हैं, तो कितने हो गए? 2 अंक हो गए। 2-2 अंक लाने वाले भी बारंबारता 2 है, यानी 2-2 अंक लाने वाले बच्चे कितने हैं? 2। तो 2 दूनी 4 अंक इनके आ गए। 3-3 अंक लाने वाला एक बच्चा है, तो 3 अंक लाने वाला एक ही बच्चा है, तो 3 अंक बन गए। ये बात समझ में आ गई? 4-4 अंक लाने वाले 2 बच्चे हैं, तो 4 दूनी 8 अंक बन गए। 5-5 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं, तो 5 तिया 15 अंक बन गए। अब एक बात बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूरी कक्षा के सभी अंकों को जोड़ें तो अंक कितने होते हैं? आप इसको जोड़ दो। ये क्या किया अपन ने? जो फ्रीक्वेंसी थी उसको x से गुणा किया। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको x से गुणा किया। fx फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। ओके, 2 और 4 6, 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 8 17, 17 और फिर 15, 17 और 10 27 और 5 32। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सभी राशियों का योग कितना है? देखिए, राशियों का योग कितना है? 32, और राशियों की संख्या कितनी है? 10। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो है 32 और राशियों की संख्या है 10। ओके, तो अगर मैं इसका यहां पे अगर माध्य यानी x बार लाना चाहूं तो क्या लाऊंगा? कैसे लाऊंगा? तो आपको पता है कि सिग्मा fx में सिग्मा f यानी कि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे देंगे। तो ये fx का योग कितना है? 32। तो राशियों का योग तो यहां पे 32 होता है, बटे में राशियों की संख्या कितनी है? 10। तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया 3.2। तो इस 3.2, ओके, इस कक्षा में जो औसत अंक है, औसत जो अंक है वो 3.2 है। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं माध्य यानी कि औसत, यानी कि समांतर माध्य। ओके, तो प्यारे साथियों, अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, समांतर माध्य यानी कि औसत। ओके, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, और माध्य लाने का अगर बारंबारता बंटन दिया हुआ है तो बारंबारता बंटन से माध्य कैसे लाते हैं? सिग्मा fx में सिग्मा का f का भाग देते हैं। राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग चला गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए, हाँ जी, ये अपना एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्न बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक बंटन आया है, बारंबारता बंटन। अब इसका मध्य लाना है। ये तो है प्राप्तांक। 0 से 10 अंक लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 अंक लाने वाले 8 बच्चे हैं, 20 से 30 लाने वाले 20 बच्चे हैं, 30 से 40 अंक लाने वाले 14 बच्चे हैं, और 40 से 50 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं। अब अपन क्या करेंगे? अपन इसका इस प्रकार से अगेन बारंबारता बंटन बनाएंगे। ध्यान देना और बहुत तसल्ली से। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे? वर्ग। ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे? प्राप्तांक, या फिर मैं मध्यमान लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, मध्यमान, ठीक है। ओके, और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद में क्या लिखेंगे? बारंबारता, ठीक है, और बारंबारता के बाद में fx। ओके, ध्यान देना। ओके, ये मध्यमान हो गया, और ये वर्ग हो गया, ये मध्यमान हो गया, और ये बारंबारता। ओके, और ये हो गया, देखो ये तो आपका क्लास है, इसको मैं x बोलूंगा, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये fx हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। अब पहला वर्ग आपका क्या है? 0 से 10 अंक। दूसरा वर्ग क्या है? 10 से 20 अंक। तीसरा वर्ग क्या है? 20 से 30 अंक। अगला क्या है? 30 से 40, और अगला क्या है? 40 से 50। ठीक है, ओके। अब अपन एक काम करते हैं, सुनना, एक बात बताओ,
10 से नहीं 0 से 10 अंक लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 अंक लाने वाले 8 बच्चे हैं, 20 से 30 अंक लाने वाले 20 बच्चे हैं, ठीक है। 30 से 40 अंक लाने वाले 14 बच्चे हैं, 40 से 50 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं। अब यहां पे एक चीज समझो, एक बात बताओ, 0 से 10 के वर्ग में 5 बच्चे हैं, तो ये पांचों बच्चे 0 अंक लाए हैं कि 10 अंक लाए हैं कि 3 अंक लाए, कितने लाए पता नहीं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका मध्यमान लेंगे, वर्ग का मध्यमान। अब बताओ 0 और 10 का मध्यमान क्या हो जाएगा 5, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग देंगे 5 आ जाएगा। 10 और 20 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी ठीक बीच में क्या आ जाएगा 15। 10 और 20 के बीच में 15 है। जैसे 8 बच्चे 10 और 20 के बीच नंबर ला रहे हैं, तो 10 नंबर ला रहे हैं कि 11 नंबर ला रहे हैं कि 19 नंबर ला रहे हैं, पता नहीं है, तो इसका बीच का मान लेना जरूरी है। 20 और 30 के मध्य कितना होता है, 20 और 30 के मध्य 25, और 30 और 40 के मध्य 35, और 40 और 50 के मध्य 45। अब ध्यान देना, अब क्या करना है, औसत 5 अंक लाने वाले 5 बच्चे हैं, 15 अंक लाने वाले 8 बच्चे हैं, 25 अंक लाने वाले 20 बच्चे हैं, 35 अंक लाने वाले 14 बच्चे हैं, 45 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं। तो अपन क्या करते हैं, सभी बच्चों के अंकों का योग करते हैं। एक बात बताओ, 5 अंक लाने वाले जब 5 बच्चे हैं तो अंक कितने हो जाएंगे, 25 अंक हो जाएंगे। ध्यान देवें आप तसल्ली से, ओके। 15 अंक लाने वाले 8 बच्चे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 80 और 8 120। आप भी एक बार चेक करते जावें, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, ओके। ये तो ये होगा ना 80, 8 1 40, 8 4 12, बिल्कुल सही। 25 अंक लाने वाले 20 बच्चे हैं, 25 अंक लाने वाले 20 बच्चे हैं, तो ये 500 अंक हो गए, 25 दूनी 50, ठीक है। 35 अंक लाने वाले 14 बच्चे हैं, तो 14 42, 420 तो एक हो गए, और 70 एक हो गए, है ना, 490 हो गए। ये हो गए आपके 490, ठीक है, अंक, ओके। 45 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं, 45 अंक लाने वाले 3 बच्चे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 135 अंक हो गए, 135, 4 तिया 12, 120, 5 तिया 15, ठीक है, 135 हो गए। चलिए अब ध्यान देना और बहुत तसल्ली से, ये अंक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिग्मा एफ एक्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी और एक्स को अपने जो गुणा किया है, ये जो रिजल्ट आया है इसको जोड़ो, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 4 5, 6 7 8, 8 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, और 1 2, और 4 6, और 5 11, और 1 12। एक बार वापस देख लो, ठीक है। 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 9, ये हो गया आपके 13, 14 15 16 17, 17 का 7, हासिल का 1, और 1 2, और 5 7, और 1 8, और 4 12, 1270, बिल्कुल। तो सभी बच्चों के अंकों का योग है 1270, यानी कि राशियों का योग 1270 हो गया, ओके। और सिग्मा एफ क्या है, यानी बच्चे कितने, अगर बच्चों की बात करें तो टोटल इसको जोड़ दो, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इसको जोड़ दो, ये हो गया आपके 8 5 13, ठीक है, 13 और ये 20, ये आपके हो गए 33, 33 और ये 10 43, 43 और 7 50 बच्चे हो गए ना, चेक कर लो 50 है कि नहीं, ठीक है। 8 5 13, 14 15 16, 16 और 4 ये हो गए 20, और 10 30 40 50 बच्चे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेक कर लेना, और भी आप कैलकुलेशन ध्यान देना, 50 बच्चे हैं। अब राशियों का योग तो है 1270, और राशियां कितनी है 50। अब अपन को लाना है औसत, यानी कि मैं यहां पे लिखता हूं कि अपन को लाना है मध्य, ओके। मध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। आपको 1270 के अंदर 50 का भाग देना है, 0 0 कैंसिल हो गया, अब इसका भाग दे दो, 25 बार गया, 25.4 आई थिंक यही होगा ना, 25.125, बिल्कुल, पीछे रह गए 2 5 520, बिल्कुल 25.5 कर सकते हो, देख लो उसको तसल्ली से।
तो ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन था, इसका माध्य यानी कि औसत आ गया 25.4। अब ध्यान रहे, आपको एग्जाम में इतना कुछ टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप फटाफट से करो, आप सीधा यहां ऊपर ही लिख दो। कैसे? देखो 10 और 0 के बीच में कौन है? 5, इसके 15, इसके 25, यहां पे 35 और यहां पे 45। सीधा इनको गुणा करके ऊपर लिख दो। समझा कि 5 बच्चे हैं जिनके 5 अंक आए, तो ये अंक हो गए 25। 8 बच्चों के 15 अंक आए, 120। 20 बच्चों के 25 अंक आए तो 500। 14 बच्चों के 35 अंक आए तो 490। 3 बच्चों के 145 आए तो ये हो गए आपके 135। ओके, सभी के अंक मिलाएं तो 1270। और बच्चे कितने हैं? जोड़ दो, 5, 8, 20, 14 और 3, 50। तो सीधा ये आपके आ गया 25.4। ओके, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो एग्जाम में फटाफट से इस प्रकार से आपको कर देना है, न कि इतना टेबुलेशन कुछ बनाने की आवश्यकता। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको ये इतना करवा रहा हूं, बाकी इतना करने की आवश्यकता नहीं है ना। मजेदार, सारा मीन मोड मीडियन तीनों ही बहुत मजेदार है, अपन देखने वाले आगे। कर साथियों, तो अभी आप समझ गए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। और ये देखो, सुनो, माध्य को लेकर के इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, देखना। निम्न वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य 18 रुपये। माध्य ऑलरेडी दे दिया आपको, माध्य ज्ञात नहीं करना, माध्य दे दिया तो x का मान ज्ञात करो। अब x कहां है? ये रहा x आपका, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। ध्यान देना, दैनिक जेब भत्ता एक बच्चे को या फिर एक मोहल्ले के अंदर बच्चों को, सुनना, दैनिक जेब भत्ता दिया जाता है। 11 रुपए से 13 रुपए तक दैनिक भत्ता दिया जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 7। 13 रुपए से 15 रुपए जो दैनिक भत्ता दिया जाता है, ऐसे बच्चे कितने हैं? 6। इसी प्रकार से 15 से 17 रुपए दिए जाते हैं, वो 9। और इस प्रकार से 23 से 25 रुपए दिए जाते हैं, वो 4 बच्चे। एक काम करूं, मैं प्रॉपर आपको समझाऊं, क्योंकि हालांकि मैं चाहूं तो फटाफट से इसको जो है इसी टेबल के माध्यम से हम कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो वर्ग आएगा और वर्ग के बाद में मध्यमान आएगा, फिर उनकी बारंबारता आएगी और फिर अपन लेंगे fx, है ना। फिर तो उनकी बारंबारता आएगी और फिर अपन लेंगे fx और इस जगह पे फिर अपन कैलकुलेशन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपका वर्ग है, ओके, और ये है मध्यमान, ये मध्यमान है, और ये है बारंबारता, और यानी कि फ्रीक्वेंसी, और ये है कम fx, ठीक है। मध्यमान को x बोलेंगे, ओके। अब वर्ग की बात करें, 11 रुपए से 13 रुपए, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, और 19 से 21, और 21 से 23, और 23 से 25। ओके, फटाफट से देख लीजिए, ध्यान देना। ओके, 11 से 13 रुपए दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं? 7। देखो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। 13 से 15 रुपए दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे कितने हैं? 6। आगे कितने? 9। उससे आगे 13। उसके बाद में x है, ध्यान देना, इसे x का मान लाना है। उसके आगे 5 और उसके आगे 4। अब देखो, 11 से 13 रुपए दिए जाते हैं, ऐसे बच्चे 7 है। तो उन 7 बच्चों को 11-11 रुपए दिए जाते हैं, या 12-12 या 13-13, कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए क्या करो, वर्ग का मध्यमान ले लो। वर्ग की लोअर लिमिट जो है वो 11 है और अपर लिमिट 13 है, इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो। 11 और 13 कितना हो गया? 24 के का आधा 12, तो यहां आ जाएगा 12। वैसे भी इन दोनों के ठीक बीच में 12 है। 13 और 15 के बीच में है 14, और इसके बीच में है 16, 17 19 के बीच में है 18, 19 21 के बीच में है 20, 21 23 के बीच में है 22, 23 और 25 के बीच में है 24। अब क्या करो, ध्यान दो। अब देखो, 12-12 रुपये पाने वाले 7 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, 12 को 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 84 रुपये, ध्यान दे दो, समझना आपको हर प्रकार से। 12-12 रुपये पाने वाले 7 बच्चे हैं, तो 84 रुपये हो गए, ठीक है। 14-14 रुपये पाने वाले 6 बच्चे हैं, तो
तो 60 और ये कितने हो गए, 60 और 6 24, ये भी 84 हुए, है ना। 70 और 7 14 84 और 60 और 6 24 84, ठीक है। 16 रुपये पाने वाले 9 बच्चे हैं, तो 90 एक हो गए, ये 126 होंगे। चेक करो देखें होंगे कि नहीं होंगे। 90 तो एक हो गए, अरे नहीं 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 126 नहीं होंगे। 90 रुपये तो एक हो गए और 9 चंग 54 रुपये और हो गए, 144 हो गए, ठीक है। 144। देखो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। 18 रुपये पाने वाले 13 बच्चे, 18 रुपये पाने वाले 13 बच्चे, गुणा कर लो 18 इंटू 13, तो ये हो गए 130, ठीक है। 130 तो और हो गए, और 80 और हो गए, और 24 और हो गए, ये 4 और 10 3 13 का 3 हासिल का 1, 234 होंगे ना, ठीक है। 18 54 का 4 हासिल का 5, ओके, और 18 और 5 23, बिल्कुल 234, ये हो गए आपके 234 रुपये। इसी प्रकार से 20-20 रुपये पाने वाले x बच्चे हैं। अब देखना 20-20 रुपये पाने वाले x बच्चे हैं, तो ये हो गए आपके 20x। 22-22 रुपये पाने वाले 5 बच्चे हैं, तो 22 इंटू 5 ये हो गए आपके 110, ठीक है। 24 रुपये पाने वाले 4 हैं, तो ये हो गए आपके 96 रुपये, ओके। अब अपन को क्या करना है, सभी बच्चों के रुपयों को जोड़ना है और फिर बच्चों की संख्या का भाग देना है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, आप इनको सबको जल्दी से जोड़ दो जो आएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, इनको सबको जोड़ोगे 84 84 144 234, ये होगा 752 हो जाएगा, है ना। 752 प्लस ये 20x तो अलग है ना, तो ये जुड़ेगा साथ में 20x, ध्यान देना 752 प्लस 20x। अब ध्यान देना ये तो है सभी बच्चों के रुपयों का योग। अच्छा बच्चे कितने हैं, तो आप क्या करोगे, सिग्मा एफ करोगे ना, तो बच्चों को जोड़ दो, ये सारे बच्चे हैं 7 6 9 13 5 4 और x, ये आपका योग आएगा 44 प्लस x आएगा, 44 प्लस x आएगा। ध्यान रहे माध्य अपन को दे रखा है, यानी कि औसत ऑलरेडी दे रखा है 18, तो औसत होता क्या है, औसत होता है यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब यहां पे माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये माध्य आपका कितना है 18। दूसरी बात सिग्मा एफ एक्स यानी रुपयों का योग आपका आ ही रहा है 752 प्लस 20x बटे में सिग्मा एफ, ये आपका आ जाएगा 44 प्लस एक्स, ओके। अब यहां पे ढंग से ध्यान देना, ये 44 प्लस एक्स इधर ट्रांसफर होगा, तब 44 18 से गुणा होगा, 18 चौक 72 का 2 हासिल का 7, 18 चौक 72 और 7 79, ये हो गया 792। 18 जब 44 से गुणा होगा 792, 18 जब x से गुणा होगा तो हो जाएगा 18x बराबर 752 प्लस 20x, ठीक है। अब अपन काम करते हैं, 18x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 20x में से 18x जाएंगे तो रह जाएगा 2x, और 752 इधर आएंगे तो 792 में से 752 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 40, ओके। अब 2 से कितनी बार कट गया 20 बार, x का मान कितना आ गया 20, ओके। तो x का मान आपको आ गया, ओके। चलिए तो अब आप इसको देख लें, ओके। प्यारे साथियों ये जो है ना प्रॉपर इतना सारा टेबुलेशन बनाने की आवश्यकता ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आप इसके मध्य मान लेते लेते फटाफट से इनको गुणा करके मैक्सिमम कैलकुलेशन को आप वर्बल करके जोड़ दो, है ना। ये आपको करना है, तभी तो अपना टाइम बचेगा। बाकी एग्जाम में अगर ऐसे अपन सारनियां बिछाने गए तब तो हो गया काम अपना, है ना। तो इसका मध्य मान लेना है, सीधा यहाँ 12 आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, सीधा इनको गुणा कर करके ऊपर लिखते रहना है, लिख करके सबको जोड़ना है, ओके। और इसका औसत ऑलरेडी दे रखा है 18, उसके बराबर कर देना है, आपको करना वैसे, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों ये इंट्रोडक्शन हो गया माध्य का। अब अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं बहुलक का, ध्यान देना। देखो बहुलक, बहुलक यानी मोड, ओके, जिसको जेड के माध्यम से डिनोट करते हैं, वह आंकड़ा
जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, वो बहुलक कहलाता है। ध्यान देना, वो आंकड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी वाला आंकड़ा क्या कहलाता है? बहुलक। ओके, और बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है ना, वो बहुलक है। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट प्लस माइनस F0। अब आप कहोगे क्या तो F1 एंड क्या F0, मैं आपको भी समझाऊंगा, ध्यान देना। ओके, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटरवेल या फिर हाइट बोल दो, H बोल दो। ठीक है, अब मैं अलग अलग शब्दों का अर्थ लिख देता हूं, फिर जैसे अपने सामने बारंबारता बंटन आएगा वहां पे इन सभी का मतलब अपन समझ लेंगे। देखो, L का मतलब है लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो मोड क्लास है, बहुलक वर्ग है, उसकी लोअर लिमिट आपको लेनी है, उसको L बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ओके, और F0 क्या है? बहुलक वर्ग के पहले के वर्ग की बारंबारता। ओके, इसी प्रकार से F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। समझे आप? ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुलक का मतलब है वो आंकड़ा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया वो बहुलक है। और अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो वर्गीकृत बारंबारता का बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पे L का मतलब है लोअर लिमिट, F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब है उससे पहले वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब है कि बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ओके, और ये जो H है ये भी मैं लिख देता हूं, H का मतलब है वर्गांतर। ओके, वर्गांतर। ठीक है, चलिए इसको आप तसल्ली से देख लें। यस, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे साथियों, ये अपना बहुलक का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है? अर्थात बहुत अधिक बार, अर्थात सबसे अधिक बार आंकड़ा कौन सा आया है? देख लो, 34, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, तो इसका बहुलक हो गया 34। बहुलक क्या हो गया? 34। कोई वर्गीकृत बारंबारता बंटन है ही नहीं, ये तो कच्चे आंकड़े थे अपने सामने, रॉ डेटा थे, जिसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 34 की। बाकी इतनी बार कोई नहीं आया, ये आप ढंग से देख लेना, 34 से अधिक बार कोई नहीं आया, 34 सबसे अधिक बार 6 बार आया। ओके, अब सुनना कि अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन है तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ओके, निम्न सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 5 से 15 वर्ष की आयु के 6 रोगी मिले, उसमें भर्ती हुए। 15 से 25 वर्ष की आयु के 11, और ऐसे करते करते 55 से 65 वर्ष की उम्र के 5 रोगी उसमें भर्ती हुए। अच्छा, तो सबसे अधिक रोगियों की संख्या कौन सी है? 23। तो इसका मतलब जो बहुलक है, बहुलक वो इसी वर्ग के अंदर है। ध्यान दें भाई, बहुलक का मतलब क्या है? सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। अब यहां पे सर्वाधिक बारंबारता क्या है? 23। ठीक है, ओके, तो सर्वाधिक बारंबारता को अपन बोलेंगे F1, इससे पहले वाली बारंबारता को बोलेंगे F0, और इसके बाद वाली बारंबारता को बोलेंगे F2। ओके, अब यहां पे ध्यान देना कि बहुलक वर्ग क्या होगा?
जो सर्वाधिक बारंबारता है उसी का अपना वर्ग बहुलक वर्ग है। तो 35 से 55 ये बहुलक वर्ग है, जिसकी लोअर लिमिट कितनी है 35, जिसकी लोअर लिमिट क्या है 35। अच्छा, अगर मैं यहां पे हाइट की बात करूं, इंटरवल की बात करूं, यानी कि वर्गांतर की बात करूं, तो वर्गांतर कितना है 10 का। 5 से 15 में 10 का फर्क है, 25 से 35 में 10 का फर्क है, तो यहां पे वर्गांतर क्या रहेगा 10। ये सुनो, अपने पास सब कुछ आ गया। अच्छा, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता ही है। ओके, बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ओके, इनटू इंटरवल। ठीक है, ओके, अब लाओ फटाफट से लोअर लिमिट। सबसे अधिक बारंबारता है 23, यानी कि यही बहुलक वर्ग है, इसका जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग है 35 से 45, जिसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट L 35 है। कितनी है 35 प्लस, अब देखिए, अब यहां पे आपको F1 लेना है, तो सबसे अधिक बारंबारता ही F1 है, सबसे अधिक बारंबारता 23 है, तो वो F1 हो गई। F0 उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 21 बटे में 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 23 यानी 23, ओके, माइनस F0 यानी पहले वाली बारंबारता 21, ओके, माइनस F2 का मतलब बाद वाली बारंबारता 14। ठीक है, अब इसको वर्गांतर यानी कि 10 से गुणा कर लो। वर्गांतर कितना है 10 ही तो है, ओके। अब आप इसको आगे बढ़ा दो, सॉल्व कर दो फटाफट से। देखो ये कितना हो गया 35 प्लस, अब 23 में से 21 गया तो ऊपर तो है 2 और बटे में, अब ये ध्यान दो 23 दूनी 46 में से क्या घटाना है 21 और ये 14, तो ये हो गया आपका 5 और ये 3, 35 घटाना है तो कितना बच गया 1 और 1 11 बच गया। ठीक है, और बटे में क्या आ गया 11 और इनटू में क्या करना है 10। अब ध्यान देना, ठीक है, यहां तो क्या है 35 प्लस ऊपर है 20, 20 बटे में 11, तो 20 में 11 का भाग दोगे 11 एकम 11, पीछे बच गए 9 और 9 बटे में 11। ठीक है, 2 इंटू 10 20, 20 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11, पीछे बच गए 9, 9 बटा 11, तो ये हो गया 35। देखो 35 प्लस 1 36, 36 सही 9 बटा 11 वर्ष, ये बहुलक आयु वर्ग है। अर्थात देखो ये बहुलक आ गया 36 सही 9 बटा 11 वर्ष। अतः इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, ढंग से ध्यान देना। इसका मतलब है कि उस अस्पताल के अंदर लगभग 36 वर्ष की उम्र के सर्वाधिक रोगी थे। देखो 35 से 45 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक रोगी थे 23 थे, तो ये 36 क्या है बहुलक वर्ग की आयु, बहुलक वर्ग की आयु, यानी कि 36 सही 9 बटा 11 वर्ष के सर्वाधिक रोगी थे। लगभग 36 वर्ष के रोगियों की संख्या सबसे अधिक थी। इसको आप एक बार तसल्ली से देख ले में। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से ये है बहुलक, और अब इससे आगे जो है बहुलक के भी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद माध्यिका का, और उसके बाद में फिर वो अलग अलग टाइप के वैरायटी के जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के अंदर, उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत आवश्यक है। ओके, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे कि आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, क्योंकि आप जो कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करोगे वही चीज़ हमें और प्रेरित करेगी आपके लिए और बेटर करने को लेकर के। चलिए, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कमेंट के अंदर, कमेंट के माध्यम से आपके सारे जो है बातों का मैं रिप्लाई करूँगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी शुरू में बता दिया था कि आप क्वालिटी एजुकेशन का कोई सा भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या वीडियो कोर्स खरीदते हैं, वहाँ पे PD10 अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है, उसका आप जरूर फायदा उठाएं। क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित और एडवांस मैथ का कोर्स अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल रेट पर 499 पर, और वहाँ पर भी आप कूपन कोड लगा के केवल 450 के अंदर भी उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब कमेंट के माध्यम से जो है अपन वापस मिलते हैं और उसके बाद में अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।